नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर पूर्वी दिल्ली का सीलमपुर इलाका, सीलमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़के की हत्या हो जाती है और उसके बाद जब विरोध प्रदर्शन होता है न्याय की गुहार लगाते हुए, तो एक मकान पर एक हाथ से लिखा हुआ एक टेम्पलेट अचानक से सुर्खियों में आ जाता है और उस पर लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है और योगी आदित्यनाथ से भी और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम उनसे प्रधानमंत्री मोदी से सबसे गुहार लगाई गई है कि हमें बचाइए। क्या ये पूरा मामला है चिराग? अभी क्या स्थिति है वहाँ सीलमपुर में और जो ये जिसकी हत्या हुई है इसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, कुणाल नाम की एक लड़की की का मर्डर हुआ और इसमें एक लेडी डॉन का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा इस पूरे केस में 4 से 5 आरोपी हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है और अभी तक हालांकि सफलता तो कोई नहीं मिली है, लेकिन कई एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये आरोप है कि दूसरे समुदाय के लड़के थे जिन्होंने मारा और जो उनकी मदर की मैं बयान सुन रहा था वो कह रही थी कि मारने किसी और को आए थे, लाला को, और मार दिया इसको। तो इस तरह की वो बातें कर रही हैं। अब हालांकि पुलिस वहाँ पर इसको लेकर तनाव हो गया और लोगों ने कई पोस्टर्स लगाए जिसमें कहा सीलमपुर चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, बेसिकली वो मुस्लिम बहुल इलाका है और मिश्रित जो है वो जनसंख्या वहाँ पर रहती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि मुस्लिम बहुल है। वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ वो हमेशा सुर्खियों में रहता है। सेंसिटिव बूथ उसको कहा जाता है, सेंसिटिव विधानसभा उसको कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वहाँ तो काफ़ी समय से लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन ये बात सच है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं और शायद मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई आज की अगर बात करूं मैं, तो क्राइम का तो कोई चेहरा नहीं होता। इसको अगर आप धर्म से जोड़कर देखेंगे तो ये नहीं, उसका तो कोई धर्म चेहरा और नहीं जाति से होता, क्या लेना कोई देना? चेहरा नहीं होता। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वहाँ कानून का राज स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। ठीक है, जिनके घर का गया है ऑब्वियसली वो तो विरोध करेंगे ही, वो कैसे शांति से आरोपी बैठेंगे। कौन है? मतलब एक लेडी डॉन का भी मैं नाम सुन रहा हूँ, वो कौन है? क्यों यह कुछ तस्वीर साफ हो पा रही, कुछ समझ में आ रहा है देखिए, इसमें? वहाँ अभी तस्वीर साफ नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि जांच अभी की जा रही है और कई एंगल पर की जा रही है। जहाँ तक बात है कि जो तख्तियाँ हमने देखी कि सीलमपुर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इस तरह की बातें लिखी जा रही है, ये बात सच है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके मन में ये एक तरह से कहा जाए वो सोचते हैं इस तरह से। अगर खासकर मैं एक कम्युनिटी की बात करूं तो हिंदुओं की बात करूं तो वो सोचते हैं ऐसा कि क्या अब हम सेफ हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और हमने देखा 2020 में वहाँ दंगे हुए, उसके बाद क्या हालात हुए थे वहाँ पर। आप भी वहीं बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं, हम लोग वहीं रहते हैं, तो हमें पता था वहाँ क्या हालात हुए थे। तो ये एक अविश्वास की जो भावना है वो तो है ही, और इसमें अब वो किसका कसूर है, क्यों है, ये तो सदियों से इसके बारे में डिस्कशन चल रही है। ये जो चूंकि देखिए, यूं तो हत्याएं मुल्क में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से क्राइम तो हो ही रहा है और ऐसा भी नहीं है कि क्राइम तुरंत से कोई चीज़ बंद हो जाएगी या ये नहीं होगा। ये तो अनवरत होने वाली चीज़ बन गया है। ये विषय नहीं है। विषय खबर इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि वो जो पोस्टर लगा कि असुरक्षा की जो भावना है, मकान बिकाऊ है, योगी जी, मोदी जी, रेखा जी हमको बचा लीजिए, ये जो चीज़ है ये क्या इशारा कर रही है? ये इस चीज़ को आपने कितना इसको महसूस किया? क्योंकि मैं देख ये रहा बात था सच है कि 2020 के बाद, दंगों के बाद वहाँ स्थिति बदली है और काफ़ी लोग, खासकर हिंदू लोग, छोड़कर चले गए हैं। वो इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ दंगे हुए थे, अविश्वास पैदा हुआ था, तो इट्स बेटर कि हम चले जाते हैं यहाँ से, कहीं और रहेंगे हम जाकर। ये बात सच है। लेकिन ये ऐसा नहीं है जो ये स्थिति अगर ऐसी इसको प्रेजेंट कर दी जाए कि वहाँ तो हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ तो जो है वो हिंदुओं का जीना बहुत मुश्किल हो गया है या मुस्लिम्स का जीना मुश्किल, ऐसा नहीं है। हम भी वहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम भी वहीं रहते है। हैं, ऐसा कोई ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने बताया व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। कुछ लोग ज़रूर है जो इस तरह की सोच रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ इस पूरे अपने ये जो हमने विषय उठाया है कि माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए किसी भी सेंस में। वो और हमारा भी दायित्व है कि
इस तरह का हम कोई बात ना बोलें जिससे माहौल खराब हो, पहली बात। दूसरी बात, कुणाल का जहाँ तक केस है, अब इसमें कुछ लड़के शामिल हैं जो दूसरे समुदाय के, निश्चित रूप से अब जांच होगी, वो पकड़े जाएंगे, ये तो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो कंसर्न वाली है वो मैं मानता हूँ, वो ये है कि सीलमपुर में रात के वक्त, सिर्फ सीलमपुर की बात नहीं करूँगा, बहुत इलाके हैं, हम लोग शादरा, नंदनगरी, सीमापुरी, ये सब ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रात में आप देखिए पुलिसिंग नहीं होती। शर्म आती है कहते हुए कि दिल्ली पुलिस नाकाम साबित हुई है, वहाँ पर सट्टा चल रहा है, वहाँ हथियार है, वहाँ पर ड्रग्स का धंधा पूरा चल रहा है, वहाँ पर जो है और शराब का, अवैध शराब का धंधा चल रहा है। किसको नहीं पता है? क्या वहाँ के एसएचओ को नहीं पता है? बीट स्टाफ को नहीं पता है? कार्रवाई ऐसा नहीं करते हैं, वो बीच बीच में करते हैं फिर शांत। किसी इलाके में अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो अनूप इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो बेच खरीद रहे हैं और वो लोग जो जिनकी जिम्मेदारी है इसको रोकना, और वो पुलिस की जिम्मेदारी है, ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही है पुलिस। नहीं, मैं तो अपना ही आपको एक तजुर्बा बताऊं। एक दिन बहुत भयानक जाम लगा हुआ था, मतलब सीलमपुर का जो फ्लाईओवर है वो पूरा, जो आईएसबीटी को जाता है, पूरा पैक है। इधर से जो लोहे वाला पुल का रास्ता है ये पूरा पैक है। मेरी खुद की गाड़ी बीच में ऐसे फंस गई कि 2 ट्रक इधर, मतलब मैं कहीं, मुझे आके कोई घेर के वहाँ अगर कोई हमला कर दे तो मैं, मेरे भाग भी नहीं सकता मैं, ठीक है, इस तरीके की स्थिति। तो मैंने वहाँ संबंधित जो जिसकी ड्यूटी है ट्रैफिक जो इंचार्ज है वहाँ की, मैंने फ़ोन मिलाया, मेरे पास नंबर था, मैंने परिचय दिया, मैंने कहा कि इस तरीके की स्थिति है साहब, इसको आप कुछ है। कह रहे देखो जी इस टाइम यहाँ पे कोई नहीं होता। क्या टाइम था उस समय? उस टाइम मेरा ख्याल है 12 से पहले का ही समय रहा होगा, मतलब 12 नहीं बजे थे रात अब आप के। सोचिए, मतलब अब देश की राजधानी दिल्ली में अगर मैं कह रहा हूँ 12 भी बज जाए तो 12 भी बज गए तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक होता है 12 बजे, पूरा कहीं होता जाम पड़ा था। उन्होंने कहा सोचिए। कोई व्यवस्था नहीं होती है इस टाइम। तो बल्कि मुझे गुस्सा है, मैंने कहा फिर मैं आगे ट्वीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। उन्होंने कहा जी आप जो मन में आए वो कर दीजिए, इस टाइम कुछ नहीं होता। तो अगर इस तरीके का रवैया अगर प्रशासन का रहेगा, ये तो मैं एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूँ, तो फिर तो ये इस तरीके के जो पोस्टर घरों पे चिपके हैं, ये क्यों चिपके हैं? ये इसलिए चिपके हैं ना कि प्रशासन से उनको वो जो मिलना, जो भरोसा मिलना चाहिए वो नहीं है, इसलिए कौन उन्होंने जिम्मेदार है गुहार इसके लगाई। लिए? कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है, एसएचओ जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार बीट है कांस्टेबल जिम्मेदार है, एसीपी जिम्मेदार है, डीसीपी जिम्मेदार है, जॉइंट सीपी ये जिम्मेदार कोई है, मोदी जी या योगी जी या रेखा गुप्ता के थोड़ी बचाएंगे। निगम पार्षद जिम्मेदार ये है, तो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, ये भरोसा सुनिश्चित करे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार चला रही है उसकी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, सरकार की जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था बनी रहे, ये तो सभी की जिम्मेदारी है ना। अभी क्या वहाँ क्या स्थिति है? स्थिति है कि अभी तो खैर शांतिपूर्ण स्थिति है और हम उम्मीद करते हैं ऐसी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये अविश्वास कुछ लोगों में है, इसमें कोई दो राय नहीं। वही शायद कुछ लोग थे जो वहाँ खड़े हो गए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है अनूप कि वहाँ ऐसी हालात है कि हिंदू मुसलमान होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ बिल्कुल, हम लोग तो रहते हैं वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक अप्रिय घटना जरूर हुई थी 2020 में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि जो रात में क्राइम होता है वहाँ पर, उसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। और चाहे वो सीलमपुर इलाका हो, चाहे जाफराबाद इलाका हो, तो चाहे पेट्रोलिंग भजनपुरा करनी पड़ेगी इलाका ना हो, उसके लिए तो करें। और नहीं कर सकते तो इस्तीफा देके घर चले जाएं अपना, या बोल दें पुलिस से हमारे बस का नहीं है करना, दिल्ली पुलिस बोल दें हमारे बस का नहीं है, या हम जितना कर रहे हैं बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। स्टाफ नहीं होता, वही एक रोना, स्टाफ नहीं है, वही एक रोना कि हमारे पास जो है वो कितने लोगों को अरेस्ट करें रोज़। तो यहाँ पर आप देखिए वहाँ जाके हथियार, अवैध तरीके से लोग हथियार ले रहे हैं। दिल्ली में अब कई जगहों, पहले भी हमने कितनी खबरें की गन कल्चर तो न जाने कहाँ से आ रहा है, कोई माई बाप गन कल्चर तो ऐसा हो गया अनूप के दिल्ली कोई में पिस्तौल लिए घूम रहा है। आप देखिए अभी मर्डर हुआ पीछे दिल्ली के शाहदरा इलाके में, जब जीटीबी अभी एनक्लेव वो में जो हमने महिला किया, का मर्डर हुआ है, बताइए गोलियां, या उससे पहले भी अभी इधर ही अपने बहुत बुरा हाल है, नॉर्थ ईस्ट गैंग में वहां से चल रहे हैं और पुलिस सो रही है। मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ जिनकी ड्यूटी है वहां पर। आप कर क्या रहे हैं? और अगर आप कर रहे हैं तो क्या ये कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वो नाकाफी है, वो नाकाफी है। आप तो इतने समय से देख रहे हैं दिल्ली पुलिस को नजदीक से, क्या समस्या आपको समझ में आ रही है? देखिए मैं अपनी बात कह लूं इसमें, मैं तो इतना जानता हूं कि चाहे कोई भी कप्तान हो, डीसीपी हो, कोई भी थाना प्रभारी हो, निश्चित तौर पर वो ये तो नहीं चाहता कि उसके अपने थाना इलाके में अराजकता फैले, दंगा फसाद हो, लोग मारे पीटे, जेबकतरी हो, छिनैटी हो, वो तो नहीं चाहता। ठीक है, जब कोई चाहता ही नहीं है तो फिर ये हो कैसे रहा है? इसलिए हो रहा है, एक तो स्टाफ की कमी होती है। एक बीट के ऊपर इतना बड़ा एरिया उसको दे रखा है बीट कांस्टेबल को कि वो मैनेज ही नहीं कर पाता। सैलरीज कम है, उनकी ड्यूटीज़ आर अजीब से होते हैं, क्योंकि स्टाफ कम है तो नेचुरली एक आदमी को ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। और ये आज की प्रॉब्लम है, कब से चली आ रही है, तमाम सिफारिशें हो चुकी हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं होता। इसके अलावा आपको बताता हूँ, पुलिस वालों को फटीक निपटाने, इतनी फटीकें निपटाते रहते हैं कि उनको मेन काम करने का समय मिलता है तो
ठीक है कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब आप सोचिए किसी थाने में अगर सट्टा चल रहा है, किसी थाने में अगर शराब बिक रही है, किसी थाने में अगर ड्रग्स आ रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस कहती है भाई हम कंट्रोल करते हैं, आए दिन पकड़ते हैं, अच्छी बात है पकड़ते हैं, हम दिखता भी ऐसा नहीं मैं ये कहे कि कुछ नहीं काम कर रही, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जो बहुत कुछ होता है ना, उसी के अंदर कुछ वारदातें हो जाती है जिससे बदनाम होती है दिल्ली पुलिस। ऐसा नहीं, पुलिस के डेली गुड वर्क भी होते हैं। अब राजधानी में अगर एक नाबालिग लड़के की, मेरा ख्याल 14-15 साल उसकी उम्र है, चाकू से गोद कर उसकी टनाटन उसकी हत्या कर दी जा रही है, तो इस सवाल किससे पूछा जाएगा? वो हाँ ठीक है, लेकिन पता है दिल्ली पुलिस क्या बोलती है कि पहली बार थोड़ी हुई घटना, होती रहती है इस तरह की अरे घटना। ये बात तो मैंने भी कह दी कि ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, हाँ, तो ये रोकेगा कौन? नहीं पर्सनल हम वो घटनाएं करते रहे, ये अपनी जांच करता रहे, और हम यहाँ बैठ के बातें करते रहे। पुलिस जो है वो उसका काम है कि सड़क पर मौजूदगी हो, पहली बात। दूसरी बात, सड़क पर जो खौफ नहीं है ना, हाँ, सड़क पर जो क्राइम होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, पुलिस का ही दायित्व है। अब कुछ पर्सनल क्राइम है, मान लीजिए मेरी आपसे दुश्मनी है, मैंने आपको मार दिया, तो जब मेरी आपसे दुश्मनी, इसमें दिल्ली पुलिस क्या करेगी? आपके और मेरे के मन के अंदर घुस जाएगी कि आपकी दुश्मनी को ये नहीं कर सकती। हाँ, अगर सड़क पर गोली चल रही है, लूटपाट हो रही है, सड़क पर न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, सट्टा चल रहा है, ड्रग्स बिक रहा है, शराब बिक रही है, तो ये तो भैया पुलिस से जवाब देगी। अवैध हथियार आ रहे हैं तो पुलिस ही बताएगी इसका, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कार्रवाई ज़रूर करती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और इतना स्कोप है काम करने का कि मुझे लगता है कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं, दिन रात करते हैं काम, हम देखते हैं, अक्सर बात भी करते हैं, लेकिन वो भी बेचारे कितना करें, एक लिमिट है उनकी भी। एक लिमिट के बाद वो कहते हैं हाँ वारदातें रुकती नहीं, हम क्या करें, या हमने 4 दिन रुकती है, 5वें दिन फिर वही उसकी ड्यूटी, जहाँ बैरिकेड लगाए होते हैं वहाँ से अलग जगह बैरिकेड लगते हैं, फिर वहीं फिर वारदातें हो जाती है। तो ये तो चूहे और बिल्ली वाला खेल है पुलिस का। तो भाई जहाँ हमने बैरिकेड लगाए वहाँ काम कम हो गई, दूसरे इलाके में कई बार ऐसे हुआ कि एक जगह पर आपने बैरिकेड लगा दी, वहाँ कम हो गया क्राइम, या पुलिसिंग वहाँ एकदम स्ट्रांग हो गई, वहाँ विजिबिलिटी हो गई, दूसरी जगह क्राइम होना शुरू हो गया, फिर पुलिस वहाँ भागती है, फिर यहाँ होना शुरू हो गया। तो ये यही चलता रहता है, फिर प्रायोरिटी बदल जाती है, फिर कोई और घटना हो जाती है, फिर मीटिंगें आ रही हैं, फिर उनकी फटीकें हैं, फिर कोर्टों में उनको जाना पड़ रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हैं जिसका मतलब मैं क्या बताऊं कि इसका यही हो सकता है। और ऐसा नहीं है, सबको पता है, ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी को पता है, लेकिन सब अधिकारी कहते हैं यार मेरा ना 1 से 1.5 साल का समय है, मैं क्यों पंगे में पड़ूं, छोड़ो ना, जैसे सब चला आ रहा है सिस्टम, हमारा भी ऐसा चला आएगा, हमारी भी नौकरी चली जाएगी। ये चक्कर होता है, इच्छा शक्ति की इतनी भयानक कमी है और एक मोटिवेशन की बहुत कमी है। ये सारी फैक्टर्स हैं जो ऐड ऑन हो जाते हैं, और ये सिर्फ पुलिस के साथ ही नहीं है, हर एक फील्ड में इस तरह की चुनौतियाँ झेलनी पड़ती है लोगों को। और इसका नतीजा ये होता है कि इस तरीके के क्राइम होते हैं जो दिल्ली के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, विश्व स्तर का शहर इसको माना जाता है, कहा जाता है और है भी। और वहाँ पर अगर क्राइम का लेवल इस तरीके का होगा कि राह चलते किसी को मार दे रहा है, कोई गलियों में से कोई पिस्तौल लेके किसी को मार, इतने तमाम तरीके के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस को गंभीरता से सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर